कल लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया, बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये जो नई ब्लॉकेज आई है इससे पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। एक रुकनी बेंच उसके पास पीटीआई गई थी और पीटीआई की प्ली ये थी कि हमारे 47 MNAs के इस्तीफे स्पीकर साहब ने कबूल कर लिए और ये गैर आईनी है क्योंकि ये 43 MNAs बाकायदा स्पीकर साहब को लिख कर दे चुके थे कि हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर साहब ने इस्तीफे कबूल कर लिए और फिर इसके बाद उन्होंने समरी इलेक्शन कमीशन में भिजवा दी और इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन के सामने जाके भी इन 43 MNAs ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि हम क्योंकि अपने इस्तीफे वापस ले चुके हैं लिहाजा हमें डी नोटिफाई ना किया जाए। तो दूसरा गैर आइनी कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया, लिहाजा इस डी नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए। अब हेयरिंग हुई और हेयरिंग होने के बाद एक रुकनी बेंच ने पीटीआई की प्ली को कबूल कर लिया और उनको एक स्टे आर्डर जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक 43 MNAs के जो इस्तीफे हैं उनके खिलाफ स्टे हो चुका है। अब ये MNA एक तरफ से मुस्ताफ़ी भी हैं और दूसरी तरफ से इनका इस्तीफ़ा रिवर्स भी हो चुका है। ये एक फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा और इसके बाद बार बार ये सोचा जाएगा, बार बार ये पूछा जाएगा कि क्या वफाकी असम्बली के MNAs का इस्तीफ़ा उसको या फिर इलेक्शन कमीशन को या फिर स्पीकर साहब के इख्तियारात को क्या एक हाई कोर्ट का जज चैलेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो इसे मुअत्तल कर सकता है या नहीं मुअत्तल कर सकता। अब ये फैसला हो तो गया और उसके बाद ज़ाहिर है पीटीआई इस पे शादियाने बजा रही है और पीटीआई की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी फतह है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो ये भी ट्वीट कर दी है कि फौरी तौर पे कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं वो अपनी कुर्सी खाली कर दें और साथ स्पीकर साहब को चाहिए कि वो हमें नामजद कर दें या हमें अपोजिशन लीडर बनने का मौका दिया जाए। तो इस तरफ से बहुत ज़्यादा शादियाने बजाए जा रहे हैं और असद उमर साहब ने भी ज़ाहिर कौम को मुबारकबाद भी दे दी और साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी को भी कहा कि वेल डन, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया, अब हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। यहाँ पे चंद सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या इन 43 MNAs को अब MNA समझा जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि अगर इमीडिएटली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर ये फैसला लेके स्पीकर साहब के पास चले भी जाएं तब भी इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आइन ये कहता है, प्रोसेस ये कहता है कि सबसे पहले इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके इस्तीफ़ों को डी नोटिफाई कर देगा, यानी पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और कोर्ट के आर्डर के बाद, जो अभी ऑर्डर नहीं है सिर्फ स्टे है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन डी नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन में कन्वर्ट कर देगा और ये नोटिफिकेशन लेके उसके बाद स्पीकर साहब के पास जाएंगे और स्पीकर साहब उनका दोबारा हल्फ लेंगे और हल्फ लेने के बाद फिर उन्हें MNA समझा जाएगा और फिर वो क्लेम कर सकते हैं कि हम क्योंकि तादाद में ज़्यादा है लिहाजा हम में से किसी शख्स को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। अब इसमें दो रुकावटें हैं कि एक पहली बात तो ये एक स्टे आर्डर है। स्टे आर्डर की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन को बड़ा फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अब हाई कोर्ट के अंदर केस नहीं चलता और हाई कोर्ट इस डी नोटिफिकेशन को प्रॉपर मुअत्तल नहीं करती उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन इस डी नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लिहाजा अब पहला रखना तो ये हो गया। दूसरा मरहला ये है कि स्पीकर साहब ने अभी तो चैलेंज ही किसी जगह नहीं किया। अब अगर स्पीकर साहब के पास भी चला जाता है ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन या हाई कोर्ट का फैसला, तो स्पीकर साहब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आइनी तौर पर मेरा अख्तियार है कि अगर किसी शख्स ने मुझे इस्तीफ़ा दे दिया है तो मैं उसको जब चाहूँ कबूल कर लूँ, क्योंकि आइन में किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई रोकन इस्तीफ़ा दे तो फौरी तौर पे कबूल करना चाहिए। जब मेरी मर्ज़ी होगी, जब मेरी तसल्ली हो जाएगी, मैं कबूल कर लूँगा। और इसको मेरे इस इख्तियार को ना इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर सकता है, ना ही हाई कोर्ट चैलेंज कर सकती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकती है। तो उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ पर यह सिलसिला रुक जाएगा। ये एक इशू है। दूसरा इशू इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। ये याद रखिएगा कि आइन ये कहता है कि अगर जनरल इलेक्शन से 4 महीने पहले कोई MNA मुस्ताफ़ी हो तो उसका ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता, या 4 महीने पहले तक जनरल इलेक्शन से पहले तक कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता। हम इसको ज़्यादा सिंपल कर देते हैं। अब ये जो केस पीटीआई लेकर गई है इसका मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, पीटीआई को कम फ़ायदा होगा, क्योंकि अब ये केस चलना शुरू हो गया। अब ये केस चलना शुरू हो गया और ये महीना है फरवरी का और इसके बाद मार्च का महीना है और पाकिस्तान की तारीख है कि कोई केस भी इतनी जल्दी किसी
तोड़ नहीं लगता, किसी किनारे नहीं लगता, किसी किनारे पे नहीं पहुंचता। तो इन 1.5 महीनों के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा इंकलाब आ जाएगा कोर्ट में, और इंकलाब अगर नहीं आएगा तो फिर ये टाइम बार्ड हो जाएगा सारा इशू, और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन एक दरख्वास्त देगी हाई कोर्ट में कि जनाब अब तो हम ज़िमनी इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, लिहाजा अब हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दें। तो अब वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास एक कार्ड आ गया है कि ये किसी न किसी तरीके से इस सारे इशू को 1.5 महीने तक घसीट लें, और अगर ये 1.5 महीने तक उसको घसीट लेते हैं, जो घसीटना बड़ा आसान है, तो उसके बाद इन 43 MNAs को अगर बहाल भी कर दिया जाए तो इनकी बहाली का कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये वो ज़ाहिर है वहाँ पर ना ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं ना दूसरी चीज़ हो सकते हैं। और इस दौरान 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत खेल सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि हुकूमत सबसे पहले एक रुकनी बेंच को चैलेंज करेगी, और ये चैलेंज इस तरह होगा कि एक रुकनी बेंच इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता, लिहाजा हाई कोर्ट इस इशू पे एक लार्जर बेंच बनाए। अब ज़ाहिर हाई कोर्ट को लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। अब जब लार्जर बेंच आएगा तो फिर तीनों अतराफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और PTI की तरफ से, उसके बाद दलाइल शुरू हो जाएंगे। वकला आएंगे, वकील सबूत मांगेंगे, वकील गवाह पेश करेंगे, वकील आइन और कानून की जो आर्टिकल्स हैं वो सामने रखेंगे और बार बार बात करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के पास एक इख्तियार ये भी है कि ये फौरी तो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाए। ये सुप्रीम कोर्ट जाके जो हाई कोर्ट के जो केस है उसको चैलेंज कर दें। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाएगा तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे, उसमें एडवोकेट जनरल साहब आएंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाएगा, उसमें PTI को बुलाया जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान मेरा ख्याल है कि 1.5 महीना गुजारना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि अगर 1.5 महीना गुजर जाता है और इस दौरान कोई फैसला नहीं होता तो अब इसका फ़ायदा PTI को भी हो सकता है, क्योंकि PTI को ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर 1.5 महीने बाद किसी अदालत में ये फैसला आ जाता है कि जनाब इनको MNA समझा जाए, फिर ज़ाहिर PTI विन कर जाएगी, फिर इनका अपोजिशन लीडर बन जाएगा, ये फ़ायदा इनको डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर इस दौरान ये एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से चली जाती है कि जब जी अब जो इशू है ही नहीं, क्योंकि अब तो ज़ाहिर ना ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है, ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, तो इस केस को डिसमिस किया जाए, तो डिसमिसल जो है उसके लिए भी एक अलग एप्लीकेशन जा सकती है, एक अलग मुकदमा हो सकता है। तो इस मुकदमे के अंदर से बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें से हुकूमत को भी फ़ायदा हो सकता है, PTI को भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सरदस्त मुझे यूँ महसूस होता है कि ये एप्लीकेशन दे के PTI फंस गई है। अब गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से ऑप्शन है जिन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और बड़ा ट्रिकी सा सवाल है कि क्या वाकई गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब इमरान खान साहब खुद भी अपने साथियों से कह रहे हैं कि भाई साहब अगर इलेक्शन अक्टूबर में भी हो जाए तब भी बड़ी बात, क्योंकि अब उनको खुद ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में मुमकिन नहीं है, अक्टूबर में नहीं होंगे। तो वो चीज़ जो आज तक इमरान खान साहब जिससे बचना चाह रहे थे, तो अब मामला उससे भी आगे निकल गया। अब PTI का जो मुतालबा होगा वो ये मुतालबा होगा कि चलें आप अर्ली इलेक्शन नहीं करवाते, आप वक्त पे इलेक्शन करवा दें, क्योंकि वक्त पे इलेक्शन होते हुए भी मुझे नज़र नहीं आ रहे, जो मुल्क के हालात हैं, जो इकानमी के हालात हैं, इसमें पॉसिबल नहीं नज़र आते। और सदर साहब भी खुद अब ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन अब टाइम पे भी नहीं हो सकेंगे। तो अब PTI जो है उसका इशू ये बन गया हुआ है कि अब वो चाहते हैं कि भाई अर्ली इलेक्शन न करवाओ, टाइम पे करवा लो। और जो वक्त गुजरता चला जाएगा आप देखेंगे कि एक कंपेन नई चलाई जाएगी इमरान खान साहब की तरफ से, और वो कंपेन ये होगी कि अगर पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के आपने इलेक्शन पहले नहीं करवाए, अर्ली नहीं करवाए, कोई मसला नहीं है, आप इनको जनरल इलेक्शन के साथ क्लब कर लें और खुदा के वास्ते जनरल इलेक्शन वक्त पे करवा दें। जो ज़ाहिर है हुकूमत उससे भी बचने की पूरी कोशिश करेगी। तो एक नई गेम आने वाले दिनों में स्टार्ट हो रही है। अब सदर साहब को एक और ख़त लिखना पड़ेगा कि चलें ठीक है, सूबों को छोड़ें, आप जनरल इलेक्शन ही करवा दें, क्योंकि PTI को महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट आगे बढ़ती चली जा रही है और इसमें हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा। कल इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बुलवाया था, और वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी और IG ने कुछ नए मुतालबा सामने रखे इलेक्शन कमीशन के, वो सारी सिनेरियो को आपको अपने मुँह से बोलते हुए नजर आते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब का ये कहना था कि अगर हम पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाते हैं तो हमें सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब रुपए चाहिए। यानी 42 अरब रुपए अगर पंजाब में 90 दिनों में इलेक्शन हो जाते हैं तो सिर्फ सिक्योरिटी का खर्चा इलेक्शन कमीशन का इसके अलावा है। और उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने यह भी कहा
कि अगर ये इलेक्शन अलग अलग होते हैं कि पहले पंजाब के हो जाते हैं फिर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो आप सिक्योरिटी के खर्चे को डबल कर लें, तो 42 के बजाय 84 अरब रुपए सिर्फ सिक्योरिटी के लिए चाहिए होंगे। और इसी तरह आईजी साहब का एक उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प इंकशाफ किया। उनका ये कहना था कि हमें इस वक्त इलेक्शन के लिए, पंजाब को इस वक्त इलेक्शन के लिए 4,12,854 पुलिस एहलकार चाहिए इस वक्त अगर इलेक्शन हो। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एहलकार हैं वो हैं 1,15,000, तो हमें मजीद 3 लाख एहलकार चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन उनसे पूछा कि 3 लाख कहाँ से आएंगे, दायरे भर्तियां तो नहीं हो सकती। तो उस पर कहा जी अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम रेंजर्स को तलब करें या फौज को तलब करें। अब सवाल यह है कि अगर चीफ सेक्रेटरी एक ख़त लिख देते हैं रेंजर्स को या आर्मी को कि हमें इतने ट्रुप्स फराम किए जाएँ, तो क्या पीटीआई इसको कबूल कर लेगी? क्योंकि पीटीआई का इशू ये है कि वह कहते हैं कि फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और जब ये नोटिफिकेशन जाएगा, ये समरी जाएगी, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पीटीआई इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो अब अगर वहाँ पे पुलिस एहलकार नहीं, और साथ ही आईजी ने यह भी कहा कि कच्चे के अंदर क्योंकि हमारा ऑपरेशन चल रहा है तो अगले 4 महीनों में तो हमारे पास पुलिस फोर्स है ही नहीं कि हम इलेक्शन करवा सकें। अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास एहलकार नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि हमें 42 अरब रुपया चाहिए इलेक्शन के लिए सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, और इलेक्शन कमीशन के खर्चे इसके अलावा हैं। तो अब ये खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि वो गवर्नमेंट जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे आईएमएफ के सामने लेटी हुई है और उनसे दरख्वास्तें कर रही है, उनके घुटनों को हाथ लगा के बैठी हुई है, उसके पास क्या इतने पैसे होंगे कि वो इस इलेक्शन के अंदर झोंक सकें? आप इससे अंदाज़ा लगाइए, ये एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी का इशू है। और जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी बोलेंगे, जब वहाँ का आईजी बोलेगा जहाँ पे अभी ताज़ा खुद कुछ हमला हुआ है और वहाँ पे 112 लोग शहीद हो चुके हैं, तो वहाँ पे अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कैसे हो, क्योंकि वहाँ पे अब गवर्नर साहब और आईजी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो महमूद खान साहब का हल्का था वहाँ पे महमूद खान साहब भी वोट नहीं मांग सकते। तो ऐसी सूरत हाल में अब 90 दिन में इलेक्शन कैसे होंगे? बल्कि इमरान खान साहब की बात ये मुझे दुरुस्त लगती है कि अगर अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट या ये रियासत अक्टूबर में भी इलेक्शन करवा सकेगी।